हाय सर, दिस इज पूजा एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ अनोखी। वो मुझे बोलते हैं कि हाय आई एम श्याम, आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ पोपटलाल। मैंने बोला ऑफ कोर्स सर, आई नो दैट यू आर प्लेइंग पोपटलाल। मैंने घर वालों को बोला था कि अब मुझे बॉम्बे जाना है एक्टिंग के लिए, तो मैंने पापा को बोला कि अब मुझे जाना है बॉम्बे और मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया कि नो मीन्स नो। इंडस्ट्री के बारे में ना एक चीज कह सकते हैं, एक चीज बदनाम है बहुत ज्यादा, कास्टिंग काउच। आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, आपने फेस की है? हाँ, 1-2 बार तो किया है। और मैं गई थी एक एक एड शूट के लिए, और वहाँ पे एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने मुझे कॉल किया। शी वॉज अ फीमेल, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि हमने आपकी प्रोफाइल इस एक्टर को भेजी थी, साउथ का अच्छा एक्टर है वो, एंड उन्होंने 25-30 लड़कियों में से आपको और एक लड़की को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, पर आपको उनसे मिलने जाना पड़ेगा। आप अभी बैंगलोर में हो तो अच्छा टाइम है, आप जाके मिल सकते हो। मैंने बोला कि मेरा पैकअप होते होते रात को 10 साढ़े 10 बज जाएगा, तो मैं बीच में नहीं निकल सकती। बोले इट्स ओके, आपका जब पैकअप होगा आप बोलना, वो गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी आपको लेने आ जाएगी एंड आपको वापस से आपके होटल में ड्रॉप भी कर देगी। मैंने बोला ओके, बट मुझे थोड़ा फिशी सा लगा कि यार रात को 11 बजे कौन बुलाता है होटल में मीटिंग के लिए। बट मेरे को 1 ही महीना हुआ था बॉम्बे आए हुए। तो उन्होंने बोला कि लेकिन आप बाल स्ट्रेट करके जाना और बहुत ही मिनिमल मेकअप करके जाना एंड रेड लिपस्टिक मत लगाना एंड थोड़ा सा शॉर्ट ड्रेस पहन के जाना। मुझे तभी समझ में आया, क्योंकि मैंने सुना तो था ही, ऑफ कोर्स बॉम्बे के बारे में कौन नहीं सुनता है। तो मैंने बोला कि मीटिंग कहाँ होगी? बोले उनके होटल रूम में। मैंने बोला रूम में कौन सी मीटिंग होती है भाई? वहाँ पे अगर आपने रूडली बात नहीं किया, अगर आपने अपना पॉइंट स्ट्रांगली नहीं रखा, तो लोग आपको कच्चा खा जाएंगे। हेलो, आप देख रहे हैं सफरनामा विद शिवम, ओनली ऑन फिल्मी मंत्रा। सफरनामा पर आज जो मेरी गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। उनका नाम है पूजा शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। हाउ आर यू पूजा? आई एम एब्सोल्युटली गुड। आप कैसे हैं? हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ओह क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? सबसे अच्छे क्या हुआ है? सबसे अच्छा अगर मैं पूछूं, ये बीते 30 दिनों में, बीते 1 महीने में आपकी लाइफ में सबसे अच्छा क्या हुआ है, तो वो क्या होगा? सबसे अच्छा मेरी लाइफ में है कि मैं अभी मनाली जाके आई हूँ। मैंने अभी स्नोफॉल देखा है। हाँ। जो मैंने आज तक अभी देखा नहीं था। तो मैं बहुत साल से वेट कर रही थी कि मैं कश्मीर जाऊँ या मनाली जाऊँ, तो फाइनली मेरा वो ड्रीम तो पूरा हो गया स्नोफॉल देखने का। तो अभी तक का बेस्ट थिंग तो वही है। तो क्या अच्छा है मनाली का? मतलब मनाली इतना लोग, मैं आज तक नहीं गया हूँ, बट सबकी तरह मेरा भी ड्रीम है कि जाना एक बार मनाली सबके साथ घूमने। अकेले अगर 1-2 जन को लेके जाना हो तो अभी तक कितनी बार हो जाए, लेकिन वो फ्रेंड्स के साथ जाना। आप कैसे गए थे? फ्रेंड्स से, फैमिली के साथ? फ्रेंड के साथ गई थी मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बस। और हम गए थे एक्चुअली बैकपैकर्स ट्रिप में। अच्छा। तो हमेशा क्या होता है कि हम लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ में जाते हैं, बहुत ही अच्छे बजट वाला, कि इस होटल में रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे। इस बार मैंने सोचा कि इस बार एकदम जैसे कॉलेज लड़के लड़कियाँ जाते हैं ना, वैसे जाएंगे, टेंट में रहेंगे, ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो हमने इस बार पूरा वैसा ट्रिप किया था, बैकपैकर्स ट्रिप। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत नए लोगों के साथ में गए थे हम, तो मजा आया। सबसे चैलेंजिंग बात क्या लगी वहां पर? तो ऑब्वियसली खूबसूरत तो है ही वो। सबसे चैलेंजिंग बात ये थी कि वहाँ हम खीर गंगा ट्रैक पे ऊपर टेंट में रुके थे रात को, एंड इट वाज -16 डिग्री, एंड टेंट में तो ऑफ कोर्स हीटर होते नहीं है। एंड सिंस मैं बिलोंग करती हूँ उड़ीसा से, तो मुझे ठंड की आदत नहीं है, ना उड़ीसा में ना मुंबई में। तो मेरे लिए आई वाज लाइक शिट, मैंने 2 थर्मल पहना है, प्लस मैंने वार्म कपड़े पहने हैं, प्लस मैंने ओवरकोट पहना है, उसके बाद भी मैंने 2 ब्लैंकेट लिया है। एंड पूरी रात मैं सो नहीं पाई। एंड उस टेंट में आई गेस 40-50 लोग होंगे, एंड सिर्फ 2 वॉशरूम था, एंड दैट टू कॉमन। एंड मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है। मतलब हम ऐसा होता है कि आप कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर लो, बस वॉशरूम आपको क्लीन चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, वहाँ पे बाहर लाइन लगा के वॉशरूम जाना। वो पुराने दिन लोग पहले मुंबई में ऐसे हुआ करते थे, हम बकेट लेके खड़े होते थे और इट वाज फन, कुछ डिफरेंट था। मतलब खाने में सबसे अच्छा क्या है वहाँ पर? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा? पहाड़ों वाली मैगी तो बहुत ज्यादा फेमस है। मैगी तो अच्छी थी, चाय अच्छी थी, और पराठे बहुत अच्छे थे वहाँ के, आलू प्याज के पराठे। मतलब वहाँ मुझे लगता है सिर्फ 2-3 चीजें ही मिलती है, तो पराठा, मैगी या मोमोज, और चाय कॉफी। तो मैंने तो हर दिन पराठे खाए हैं वहाँ 1 हफ्ता। तो जब ऐसी चीजों पर आप जाते हो, ट्रिप्स पर आप जाते हो, फेस्टिवल्स होते हैं ऑफ कोर्स, तो क्या डाइट का ख्याल रखती हैं या चलो जाने दो, मतलब कुछ दिन के लिए छोड़ ही दो? बस मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा चिप्स वगैरह ना खाऊं। मतलब एटलीस्ट चिप्स से बेटर है पराठा।
पराठा में वो क्या ही कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही थोड़ी unhealthy ज्यादा बना एक्स्ट्रा देगा। कैलोरीज हाँ रहती हैं मतलब बस। मैं बटर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बटर लेती नहीं हूँ, तो नॉर्मल पराठा विद दही, तो एटलीस्ट दही भी जाता है, तो बस आई अवॉइड चिप्स एंड बिस्किट्स एंड ऑल वो सब, तो ट्रिप पे उतना ही कर पाती हूँ, जो एप्पल मिला बनाना मिला वो सब खा लिया बस। ओके वरना मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, वैसा है। ओके लेकिन सबसे अच्छी ट्रिप आपकी कौन सी रही, अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रिप्स आपने किए हैं सबसे मेमोरेबल कौन सा था कि यार ये तो सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता अभी सो फार, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है? देखो मनाली तो था ही, और क्योंकि इसका एक अलग एक्सपीरियंस था, और उसके अलावा 2021 न्यू ईयर मैंने दुबई में सेलिब्रेट किया था, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था। यॉट में हम सब फ्रेंड्स गए थे, वी वर 8 to 10 पीपल, एंड वहाँ से रिटर्न आते वक्त मुझे हो गया था कोविड, और मेरे दोस्त सब आ गए थे और हम 2 जन वहाँ फंस गए थे, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल अच्छे वे में भी था और बुरे वे में भी था, क्योंकि मैं गई थी 1 हफ्ते के लिए, बट मैं रह गई वहाँ 15 दिन। तो और उस कोविड होने के बाद में मैंने बहुत घूमी हूँ, मैं 2 दिन मैं सिर्फ क्वारंटाइन में थी, उसके बाद तो मैं सब जगह में उसके बाद ही घूमी हूँ स्पेशली। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है ना कि आपके दोस्त बहुत सारे हैं। क्या आप ऐसी लड़की हैं जो फटाक से दोस्त बना लेती हैं, या थोड़ा टाइम लगता है कि कंफर्टेबल होने में किसी के साथ? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, बट ऐसे है कि मेरे एकदम क्लोज दोस्त बहुत कम है, बट हाँ आपको कहीं घूमने जाना तो मैं घूमने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। अगर मुझे अच्छी कंपनी मिली है, अगर अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, तो मैं घूमने के लिए रेडी हो जाती हूँ, बट वो ऐसे नहीं है कि मतलब मैं उनसे अपने डार्केस्ट सीक्रेट शेयर कर पाऊँ, वो लोग बहुत कम है। तो वो कौन कौन से दोस्त हैं जिनके साथ आप अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं? वो नाम बताना है आपको। हाँ ओके, तो एक है मेरी बेस्ट फ्रेंड कृति, उसके साथ कृति मैं मनाली गई थी। नो नॉट कृति सनन, वो है कृति चौधरी, तो उसके साथ मैं अभी मनाली गई थी। एक है सौरव, तो ये 2 है मेरे बहुत ज्यादा क्लोज। उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है अब? कि वो मुझे कभी जज नहीं करते, मतलब मैंने चाहे in terms of कुछ what? भी, इन टर्म्स ऑफ अगर मैंने कुछ गलत काम भी किया हो, या मैंने होता है ना कि बहुत सारे काम आप ऐसे गालियां भी दे करते हो दी। जो आप अपने बाकी लोगों को नहीं बता सकते कि भाई लोग आपको जज करेंगे, बट इनको चाहे मैं कुछ भी बोल दूं, ये मुझे कभी जज नहीं करते, एंड दे अंडरस्टैंड्स मी। ओके, आपकी एक्टिंग जर्नी की बात करूं तो ये शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने सुना कि आप सीए थी पहले। मैं सीए करने बॉम्बे आई थी, मतलब अच्छा। मैंने सीए इंटर और सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप सब कुछ उड़ीसा में क्लियर कर लिया था। मैंने इंटर्नशिप भी उड़ीसा में कंप्लीट कर लिया था, तो मेरे को सेकंड ग्रुप कंप्लीट करने में आई थी बॉम्बे। तो मैं क्लासेस जाती थी अंधेरी में, एंड वहाँ से मैं एक दिन शॉपिंग करने गई थी ज़ारा मॉल, मलाड इन्फिनिटी। तो वहाँ पे एक कास्टिंग वाले ने मुझे बोला कि वी वांट टू आस्क सम रैंडम क्वेश्चंस टू यू। एक सोप का ऐड है, तो हम आपसे बस 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर स्किन, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर हेयर, तो आपको बस उस सोप का नाम लेना है। आई वाज लाइक ओके, मेरी भाभी थी साथ में, उन्होंने बोला कि कर लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, किसको क्या ही पता चलेगा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। तो नेक्स्ट डे उनका फोन आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑडिशन राउंड, उसके लिए आपको आराम नगर आना पड़ेगा। इतना आसान था? हाँ, मतलब ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हूँ, तो आपको आराम नगर आना पड़ेगा, एंड अगर आप ब्लॉक होते हो तो यू विल बी पेड 40,000 पर डे। 2 दिन का शूट होगा मुंबई के आउटस्कर्ट्स में। आई वाज लाइक 40,000 पर डे, शिट, मैं तो अगर सीए भी कर लूँ तो इनिशियल सैलरी होगी 60-70,000 इनिशियल। हाँ। मैंने तो वो 80,000 के बहुत सारे सपने देख लेते कि भाई मैं यहाँ जाऊँगी घूमने, वहाँ जाऊँगी, तो मैं गई। उन्होंने बोला था कि आपको स्पेगेटी टॉप पहनना है, डेनिम जीन्स पहनना है, नो मेकअप में आना है। ओके। तो मुझे नहीं पता था कि नो मेकअप इज आल्सो अ मेकअप लुक, कि उसको न्यूड मेकअप बोलते हैं। न्यूड मेकअप, हाँ। मैं गई, बट मैं सिलेक्ट नहीं हुई, मैं ऑडिशन ठीक से दे भी नहीं पाई, मतलब आई वाज वेरी नर्वस दैट टाइम। बट ठीक है, वहाँ से आई गॉट टू नो कि ओके। ऑडिशन नहीं दे पाए थे आप? ऑडिशन मैंने दिया, बट मैं कैमरे के सामने ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई। मतलब उन्होंने मुझे 2-3 लाइन बोली थी बोलने के लिए, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी, तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। आई डोंट नो कौन हुआ उस एड में, बट वहाँ से मुझे पता चला कि ओके दिस इज़ द वे कि लोग आराम नगर जाते हैं, ऑडिशन देते हैं। फिर मैं क्लासेस कंप्लीट करके ऑडिशन देने लगी। मुझे वहाँ पे मैंने 2-3 जगह रैंडम मैं गई स्टूडियोज़ में, तो वहाँ मुझे उन्होंने कास्टिंग वाले का नंबर दिया, अपने ग्रुप में ऐड किया, फिर मैं धीरे धीरे वैसे ऑडिशन देना मैंने शुरू किया। ओके। कभी ऐसा मन में था जब आप छोटे थे कि मुझे एक्टर बनना है? कभी ऐसा मन में था कि ये बस ये एक्सीडेंटल बोल सकते हैं कि एक्टर?
हो सकता है शायद अंदर कहीं ना कहीं था, बट बिकॉज ऑफ कि स्ट्रिक्ट फैमिली कभी वो चीज़ मैं ना उसको कर नहीं पाती थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है जब गजनी मूवी आई थी, गजनी, तो उसमें आसीन के कितने सारे डायलॉग थे, वो मैं मिरर में देख के बहुत बोलती थी, मतलब क्योंकि उसके कुछ कुछ डायलॉग थे ना, एयरपोर्ट में मेरी बाजू वाली सीट पे आके बैठ गया, चपर 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 चपर, वो सब मतलब मैंने एकदम रट्टा लगा लिया था डायलॉग्स को। तो अब मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे तब भी कहीं ना कहीं था अंदर के मुझे एक्टर बनना है, इसलिए शायद मैं वो इतने ध्यान से सीन को देखती वो थी, पाथ करती आपने थी। चुना। हाँ। ओके, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इसमें? क्या फैमिली वालों ने डायरेक्टली आपको बोला कि आप कर सकते हो एक्टिंग, आप कर सकते हो, आप फ्री हैंड हो, या थोड़ा सा खींचने की कोशिश की, पीछे किया? क्योंकि डर जाते हैं ना वो, कि लोग कैसे होंगे, कैसे आपको ट्रीट करेंगे, और इंडस्ट्री के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हैं बाहर कि लोग ऑब्वियसली डर ही जाते हैं कि यार नहीं यार मत जाओ, कुछ भी कर लो लेकिन ये मत करो। ऑफ कोर्स मना किया था, उनका कंसर्न बस ये था कि तुम बस अपना पहले सीए कंप्लीट कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारा सीए भी रह जाए, ऐसा ना हो कि तुम वो भी ना कर पाओ, तो फिर लाइफ में और करना क्या है कुछ, और दूसरा इसके अलावा प्लान सी क्या है। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब उसके बाद क्या करना है, मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। पापा तो इनिशियली कन्विंस नहीं हुए, टू बी वेरी फ्रैंक, वो उन्होंने तो 6-7 महीने तक मुझसे बात नहीं की है, ना मेरा फ़ोन उठाया ना कुछ, बट नाराज हो गए थे आपसे पापा? हाँ, क्योंकि मैं सीए का वो चैप्टर मैंने पूरा बंद कर दिया था, उन्होंने बोला सिर्फ एक ग्रुप बचा है कर लो, बट आई वाज लाइक वो एक ग्रुप करने के लिए भी मुझे अभी 6-7 मंथ्स और देना पड़ेगा, अब मेरा दिमाग लग नहीं रहा है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ऑलरेडी लोग अपने 16-17 एज में लोग स्टार्ट कर देते हैं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। बट मेरे भैया भाभी ने भी मुझे इनिशियली बहुत सपोर्ट किया था, दे वर लाइक कि नहीं करो। मेरे भाभी तो कि मैं तो चाहती थी करना पर मैं तो नहीं कर पाई, यू शुड गो। तो बस फिर धीरे धीरे पापा भी आ ही गए लूप में। अब जब देखते हैं पापा आपको हाँ, तारक मेहता के शो में, छोटी सरदारनी में, अभी एक और आपकी सीरीज आ रही है, हाँ जी, जो सक्सेस देखते हैं अभी ये इनिशियल है, लेकिन होप सो आगे जाकर बहुत बड़ा होगा लाइफ में कुछ। लेकिन जब अब पापा देखते हैं तो क्या फीडबैक देते हैं, क्या बोलते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब जैसे ही कुछ काम मेरा आता है, पहले वो सोशल ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पे, अपने सारे मारवाड़ी समाज में, अब सब जगह वो डालते हैं कि क्या बोलते हैं कि गिव योर ब्लेसिंग टू माय डॉटर पूजा शर्मा, ये वो। अब वो ऐसे मैसेजेस लिख के पहले मुझे भेजते हैं एक पैराग्राफ कि बेटा इसको देखो मैंने कहीं ग्रामर मिस्टेक तो नहीं किया है, फिर वो आगे पूरे फैमिली ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करते हैं। और मुझे मेरे फैमिली रिलेटिव भेजते हैं कि ये वही पापा है तेरे जो पहले अलाउ नहीं करते थे और अब हमें इतना प्राउडली मैसेज कर रहे हैं। लाइक हाँ, अब वो आप पर प्राउड है पूरी तरह से? बहुत ओके, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके लिए ये ट्रांजिशन बहुत आसान ज़रूर नहीं हुआ होगा, क्योंकि सीए एक ऑलरेडी एक सिक्योर जॉब है कि भैया हम इतनी इतनी सैलरी कमा रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ऐसे ही होता है कि भैया 80,000 90,000 कमा रहे हैं महीना, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर जॉब है, काम करो पैसे अर्न करो। लेकिन ये जो जॉब होती है एक्टिंग वाली, वो सिक्योर्ड नहीं होती। आपके पास 1 महीना काम है, फिर 6 महीने नहीं है, 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है। बहुत सारे एक्टरों के ऐसे होते हैं कि 6-6 7-7 साल काम ही नहीं होता है, देन उसके बाद काम मिलता है, लकीली मिल जाता है। आपको ये सारी बातों का डर था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब कितने बार ऐसा होता था कि एक बार ऐसा था, मुझे अभी भी याद है, मैं एक म्यूजिक एल्बम के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, एंड अंधेरी में जो लश्करिया बिल्डिंग है उसके सामने में बहुत सारे स्टूडियोज है ना, वहाँ पे मैं गई थी डांस प्रैक्टिस के लिए। तो मैं जस्ट पहुंची, बगल में ही है लश्करिया बिल्डिंग। तो मैं जस्ट पहुंची, उन्होंने बस मेरे को 5 मिनट उन्होंने मेरे को से डांस प्रैक्टिस करवाया, 2-3 स्टेप्स करवाए, एंड उसके बाद एक बार के लिए प्रैक्टिस रुक गया, एंड बाद में वो कोरियोग्राफर मुझे बोलता है कि गाना पोस्टपोन्ड हो गया, हम आपके साथ में, हम आपको बाद में बुलाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जब मैं निकली, बाद में आके मुझे कोऑर्डिनेटर ने बोला कि वो जो प्रोड्यूसर था उसने अपनी किसी मतलब जान पहचान वाली को ले लिया, तो आपको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। मैंने बोला यार ये तो गलत बात है, आप मुझे बुला लिए हो, इस बात को हो गए 2 साल, आपने मुझे बुला लिया है प्रैक्टिस करने को एंड फिर स्टेप्स सिखा के, तो वो रिजेक्शन से क्या होता है, आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हो। मुझे लगा कि मैं अच्छी नहीं दिख रही थी या मैं स्टेप्स नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर, बट मुझे डांस आता है, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं मतलब स्टेप्स कैच कर लेती हूँ, बट मैंने कभी पर्सनली प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं लिया।
तो 2 दिन तक आई वॉज वेरी, वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई बहुत बड़ा म्यूजिक एल्बम था, वैसा भी नहीं है, बट काम होता है जब आप नए नए आते हो। तो उस रात को मैं बहुत रोई, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मुझे लगा शिट, अगर ऐसे होता रहा तो मेरा सीए भी रह गया, ये भी नहीं होगा, एकदम एंजाइटी। फिर अपने आप को मैंने काम किया। मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं एक भजन जरूर सुनती हूँ, तो वो मेरी मम्मा ने मुझे बताया जब मैं सीए करती थी तब से। तो इट्स बिन 5-6 ईयर्स मैं वो फॉलो करती हूँ। तो मैं वो भजन सुन के अपने आप को मैंने काम किया। फिर वापस बैक टू नॉर्मल ऑडिशंस एंड ऑल, वापस शुरू। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये सब छोड़ छाड़ के चलते हैं वापस से सीए में, क्योंकि यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं? हाँ, कभी कभी आया था दिमाग में, बट अब वापस से वो 12 से 14 घंटे पढ़ने की और मतलब हाँ, अब एक चीज है ये। नहीं है। क्योंकि पहले मैं पढ़ती थी एंड मुझे याद है मैं कैसे पढ़ती थी। मेरे घर पे मुझे पापा बोलते थे बेटा तू सो जा वरना तू बीमार हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ती थी। सुबह पापा मम्मी सो के उठ जाते थे 6-7 बजे तक, तब मैं सोने जाती थी। पूरी रात कॉफ़ी यही सब चलता रहता था। तो कैसे मैंने एग्जाम्स क्लियर किए मुझे ही पता है। ओके, इंडस्ट्री के बारे में ना एक चीज कह सकते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले तो बदनाम है, एक चीज बदनाम है बहुत ज्यादा, कास्टिंग काउच। मुझे लगता है कि 10 में से 9 एक्टर या 8 एक्टर ये चीज़ों को फेस करते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप कुछ सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो थोड़े बहुत तो नोबडी विल आस्क यू दिस कि ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती, बट इनिशियल डेज में आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। आपने फेस किए? हाँ, 1-2 बार तो किया है। तो मैं आई थी जनवरी 2021 बॉम्बे। कोई फेमस कास्टिंग डायरेक्टर? हाँ, नहीं, नॉट कास्टिंग डायरेक्टर, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। साउथ का एक एक्टर है, बट मैं थी बैंगलोर में। मैं गई थी एक एड फिल्म, एक एड शूट के लिए, और वहाँ पे एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने मुझे कॉल किया। शी वॉज अ फीमेल, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि तब तो मेरा कुछ प्रोफाइल भी नहीं था, हार्डली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, हार्डली कोई प्रोफेशनल पिक्चर्स थे, और वो मुझे बोलते कि हमने आपकी प्रोफाइल इस एक्टर को भेजी थी, साउथ का अच्छा एक्टर है वो, एंड उन्होंने 25-30 लड़कियों में से आपको और एक लड़की को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, पर आपको उनसे मिलने जाना पड़ेगा। आप अभी बैंगलोर में हो तो अच्छा टाइम है, आप जाके मिल सकते हो। मैंने बोला कि मेरा पैकअप होते होते रात को 10-10:30 बज जाएगा, तो मैं बीच में नहीं निकल सकती। बोले इट्स ओके, आपका जब पैकअप होगा आप बोलना, वो गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी आपको लेने आ जाएगी एंड आपको वापस से आपके होटल में ड्रॉप भी कर देगी। मैंने बोला ओके, बट मुझे थोड़ा फिशी सा लगा कि यार रात को 11 बजे कौन बुलाता है होटल में मीटिंग के लिए। बट मेरे को 1 ही महीना हुआ था बॉम्बे आए हुए। तो उन्होंने बोला कि लेकिन आप बाल स्ट्रेट करके जाना और बहुत ही मिनिमल मेकअप करके जाना, एंड रेड लिपस्टिक मत लगाना, एंड थोड़ा सा शॉर्ट ड्रेस पहन के जाना। मुझे तभी समझ में आया, क्योंकि मैंने सुना तो था ही, ऑफ कोर्स बॉम्बे के बारे में कौन नहीं सुनता है। तो मैंने बोला कि मीटिंग कहाँ होगी? बोले उनके होटल रूम में। मैंने बोला रूम में कौन सी मीटिंग होती है भाई? एंड तो मैंने मना कर दिया। फिर उसका फ़ोन आता है, बोलते कि अरे देखो आपको भी पता है कैसे इंडस्ट्री काम करती है, वो आपके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी कुछ कर लेंगे, आपसे नॉर्मल बात करेंगे। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आ जाना, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप देखना आपको आगे कैसे क्या काम करना ये है वो। लाइक आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? बीइंग अ गर्ल आप मुझे बोल रहे हो कि मैं रात को 12 बजे उस बंदे से होटल में मिलने जाऊँ, एंड मेरे को 25 लड़कियों में से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। किस बेसिस पे? मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया अभी तक, नहीं मेरा कोई वर्क लिंक है। मेरा पहला लाइफ का एड शूट मैं करने के लिए गई थी बैंगलोर, और आप मुझे बोल रहे हो कि उन्होंने मेरे को शॉर्टलिस्ट कर लिया जस्ट बिकॉज मैंने कुछ रैंडम टिकटॉक वीडियोस डाले होंगे, उस बेसिस पे उन्होंने मुझे एज अ लीड एक्ट्रेस मतलब ये कर लिया। तो स्मार्ट तो आप बचपन से ही हो। समझ गए इरादे। ऐसे 2-3 बार मैं ऐसे चीज़ों से मतलब टचवुड ऐसे कभी फेस नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही खिसक जाती थी। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप टैलेंटेड हो, आज नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद आपको काम मिलेगा, बट मुझे वो उस वे से नहीं जाना था। क्योंकि एक बार इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपका नाम अगर वैसे उछल गया ना कि भाई ये लड़की उसके साथ में सो गई, तो फिर आपका खत्म है करियर। ये तो बहुत स्कैरी है। हाँ, डर वो नहीं लगा? नहीं मिला। अब यार क्या पता है किसका भरोसा, आप जाओ आपका मर्डर ही हो जाए वहीं पे, कुछ बोल नहीं सकते है ना। तो मुझे इन चीज़ों से स्टार्टिंग से ही बहुत डर था, एंड मेरे को ये था कि हाँ बस ठीक है मुझे करना है, मेरा बैकअप है मेरा सीए, नहीं होगा कुछ नहीं होगा तो वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, ठीक है 1 साल घर में बैठ के अपना सीए का एग्जाम करके दे दूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिना अर्न के बिना रह जाऊंगी, मतलब ठीक है ना, इतना क्वालिफिकेशन तो है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। करेक्ट। ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स को बताई यार? ये चीजें तो भाई को बताई थी, बट वैसे कुछ बात कभी हुई, पापा को बताती तो वो
टेंशन ले लेते कि अरे ऐसा, बट अब बताऊंगी तब वो टेंशन नहीं लेंगे। अब वो भाई बोलेंगे, को आपने बताया तो कैसे रिएक्ट किया उन्होंने? बोला नहीं तूने अच्छा किया कि तू नहीं गई, बाकी अब तो तू अकेले रहने लगी है, तो तू इतनी समझदार है कि तुझे पता है कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। उन्होंने ये नहीं बोला कि छोड़ दो यार वापस आ जाओ? नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि ऐसे ही स्मार्टली काम करो, कुछ भी हो मुझे कॉल करना, कभी भी कोई भी चीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ये वो बस। ही वॉज वेरी सपोर्टिव स्टार्टिंग से, उसने ऐसा कभी नहीं बोला कि बस सब कुछ छोड़ दो और वापस आ जाओ। Okay. मैंने कहीं पढ़ा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो जो है उसमें आपने अपने फादर को बोला था कि मैं उस शो में काम करूंगी। हाँ, और 2 साल बाद, आई थिंक 1 या 2 साल बाद वो चीजें ट्रू हो गई। क्योंकि मैंने बोला ना, जब मैंने घर वालों को बोला था कि अब मुझे बॉम्बे जाना है एक्टिंग के लिए, क्योंकि मैं पहले क्लासेस के लिए आई थी, उसके बाद मैं वापस घर गई थी एग्जाम्स देने के लिए, बट कोविड की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे। उसके बाद मेरा मन नहीं लगा एग्जाम में, तो मैंने पापा को बोला कि अब मुझे जाना है बॉम्बे और मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया कि नो मीन्स नो। और पापा के डायलॉग ऐसे होते हैं, हमने बोल दिया ना तो नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मैं रो रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बोल रही हूँ, मना कर रहे हैं। मुझे भी फिर बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें पता है इंडस्ट्री बहुत गंदी होती है, वहाँ पे लोगों को मिसयूज़ किया जाता है लड़कियों को। मैंने बोला पापा आप देखते हो तारक मेहता, उसमें तो कितने अच्छे, उसमें तो कोई वल्गर कपड़े भी नहीं पहनते, उसमें तो पूरा फैमिली शो है। मैं तारक मेहता में काम करूँगी, आप मुझे जाने तो दो, मैं ऐसे सीरियल में काम करूँगी जो फैमिली शो हो, ये वो। तो उनको वैसे वैसे करके मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, बट वो कन्विंस नहीं हुए, वो बात अलग है। बट मैंने उस दिन उनको बोला था वो चीज़। और जब 2 साल बाद में जब मैं लॉक हुई, जब मैं डायरेक्टर से मिलने के लिए गई, तो मैंने पापा को वहाँ से निकल के कॉल किया, पापा गेस व्हाट मैं कहाँ से आई हूँ? कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बात करिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जेठालाल वाला? मैं बोली हाँ। मैंने बोला कि मैं उस शो में लॉक हो गई हूँ। आपको याद है मैंने 2 साल पहले आपको बोला था कि मैं तारक मेहता में काम करूँगी, बट मुझे नहीं पता था कि वो मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वरना शायद कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते थे। करण जौहर की फिल्म ये कुछ और बोला होता कि मैं धर्मा प्रोडक्शन में से अपना डेब्यू करूंगी या मैं काम करूंगी, कुछ और बोला होता। बट ठीक है, दैट्स ओके। इसको भी पॉजिटिव लेके चलते। लेकिन ये मिला कैसे? आप मतलब पहला कॉल किसकी तरफ से आया था? मतलब कैसे ऑडिशंस हुए थे? देखो मैं उसके पहले ऑलरेडी मैंने छोटी सरदारनी में मैंने किया था, मैंने बहुत सारे ऑडिशंस मैंने दिए थे। तो आपके ऑडिशन सारे कास्टिंग ग्रुप में सर्कुलेट तो होते ही हैं। तो शाम को ही कास्टिंग वाले का कॉल आया, बोले कि आपको भी 1 घंटे में आप फिल्म सिटी पहुंच सकते हो क्या ऑडिशन देने के लिए? अगर आप लॉक हो गए तो परसों से ही शूट है, तो आपके हाथ में सिर्फ 1 ही दिन है। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं पहुंचती हूँ। मैंने तुरंत मेकअप वेकअप किया, मैं 1 घंटे में फिल्म सिटी पहुंची, ऑडिशन दिया। वही ऑडिशन लेके वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कास्टिंग वाला साथ में गया, वहाँ पे डायरेक्टर बैठा था, उनको दिखाया। उन्होंने बोला ठीक है हम आपको बताते हैं आज रात तक। मैं वहाँ से निकली और 15-20 मिनट में उनका कॉल आ गया कि ओके यू आर लॉक और परसों से शूट है। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे सिर्फ कपड़े ट्रायल्स के लिए बुलाए और उसके नेक्स्ट डे से शूट स्टार्ट हो गया। 15 से 20 दिन का शूट था? हाँ जी। इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग। हाँ। ये 15 दिन में ये आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सबसे पहले तो वो पूछूंगा मैं, ये 15 दिन आपके लिए कैसे थे? तो मेरे लिए कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था तारक मेहता में करके, क्योंकि पहला सीन मेरा पोपटलाल के साथ था। पोपटलाल, हाँ हाँ, जो श्याम सर। हाँ जी, हाँ तो जी। उनको देखते ही पहले तो मैं बहुत नर्वस हो गई। मुझे लगा कि शिट ये वही है जिनको मैं इतने सालों से टीवी में देखते आ रही हूँ। एंड वो एकदम सीरियस बैठे हैं, उनका मेकअप हो रहा है, वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, उनका स्टिक और उनका हैट भी कोई और लेके खड़ा है एंड वो बस बैठे हैं। मुझे लगा यार ये तो टीवी में बहुत ही ऐसे वो कैमरे पर काफी बोलना होता है, हाँ। फनी वाले दिखते हैं, बस ऐसे हिलते डुलते रहते हैं। यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के लग रहे हैं। मैंने बस जाके बोला कि हाय सर, दिस इज पूजा एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ अनोखी। वो मुझे बोलते हैं कि हाय आई एम श्याम, आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ पोपटलाल। मैंने बोला ऑफ कोर्स सर, आई नो दैट यू आर प्लेइंग पोपटलाल। एवरीबॉडी नोज यू यार। अरे क्योंकि क्या होता है, आप किसी को अपना इंट्रो दे रहे हो तो एज अ कर्टसी वो भी आपको अपना इंट्रो देगा, भले ही उनको पूरी दुनिया जानती हो। तो मुझे बड़ा मजा आया वैसे कि उन्होंने चलो बोला कि ओके आई एम श्याम। तो फिर जब मेरा पहला सीन हुआ तो डायरेक्टर ने बोला कि आप लोग ऐसे टकराओगे एंड टकराते ही दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। अब मेरे को उनको देख के मैंने बोला कि सर देखिए मैंने कभी भी कॉमेडी जॉनर में काम नहीं किया है, सो इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड अगर आप मुझे थोड़ा गाइड कर दो। आपको कहीं भी अगर लगे ना कि मैं थोड़ा वीक हो रही हूँ तो आप मुझे बोलना, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। करेक्ट। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी ये भी किया। जब उन्होंने बोला देखो ठीक है ये सीन को तुम ऐसे कर सकती हो तो थोड़ा और बेटर लगेगा, तो उन्होंने मुझे करके दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे रिएक्शन दो,
तो ठीक है, इट वाज फन उनके साथ, और उनके साथ बात करके मुझे ये भी पता चला कि ही इज आल्सो सीए इंटर क्वालिफाइड। या ओके, जब पहली बार आप जेठालाल से मिली? नहीं, जेठालाल से मैं नहीं मिली क्योंकि उनके साथ मेरा सीन नहीं था। मेरे मोस्टली एक भी बार आप नहीं मिले उनसे? नहीं, मैं उनको देखी थी, मैं भिड़े, और उनका मुझे रियल नाम नहीं पता है। हाँ जी। भिड़े और उनकी जो वाइफ थी वो, और डॉक्टर हाथी, इन लोगों से मैं मिली थी, बट जेठालाल से नहीं मिली क्योंकि उनके सीन्स मेरे साथ में नहीं थे। उनके कैरेक्टर नेम इतने फेमस हो गए हैं ना कि लोग उनके रियल नेम पे ध्यान ही नहीं देते। मुझे नहीं वो पता है कैरेक्टर नेम सारी आंखों में, मतलब कानों में बसा हुआ है कि कैरेक्टर नेम से ही लोग उन्हें जानते हैं। उनके जो मेकर हैं शो के, असित मोदी साहब, उनके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एक्टरों ने बोली, चाहे वो जेनिफर हो, बहुत सारे हैं, मोनिका हो, कि वो फ्लर्ट करते थे, कभी भी आकर कुछ भी बात कर देते थे, कि लाइक फ्लर्टिंग वो इन अदर वे। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते हैं। कभी भी उन्होंने आपको इस तरीके से अप्रोच किया? नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल था। मैं बस जाती थी, अपने वैनिटी में बैठती थी, मेकअप किया, सीन किया, वापस घर। तो मेरा सिंपल था। अभी 15 दिन शूट हुआ, उसके बाद मुझे पेमेंट मिल गया 1 महीने बाद, एंड फिर खत्म। अब मेरा किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं है वैसे, बस कास्टिंग वाले से है। और बाकी ऐसे मैंने भी जितना सुना है, देखो इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स देखा है, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे हैं, बस मुझे उतना ही पता है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली मतलब खुद से मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। पैसे आपके टाइम पर आ गए थे? क्योंकि ये चीजें भी काफी ज्यादा वायरल हैं कि वहां पर पैसे टाइम पर नहीं मिलते लोगों को। थोड़ा सा डिले हुआ था, शायद 10-15 दिन। मैंने 2-3 बार मैसेज किया था कास्टिंग वाले को कि भाई पेमेंट का क्या अपडेट है, बट हो गया था। तो आई थॉट, मुझे लगा कि शायद 10 दिन इज अ जेन्युइन, ठीक है, इतना डिले हो जाता है कभी कभी। नॉर्मली भी देखो टीवी सीरियल में 30 डेज 45 डेज का तो टाइम पीरियड रहता ही है पेमेंट आने का। तो उसके बाद में भी उन्होंने कुछ 10 दिन 15 दिन कुछ एक्स्ट्रा लिए थे, बट फिर पेमेंट आ गया था पूरा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि उनका दिलीप जोशी के साथ भी कुछ तो एक बात बहस हुई थी, जो हमारे जेठालाल हैं उनके साथ भी। लेटर वो डिनाई कर दिए थे बाद में दिलीप जी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब थी, कभी किसी एक्टरों के साथ ऐसा देखा है आपने कि वो झगड़ रहे हैं, या कोई चीज़ें, कोई बात बहस एक दूसरे में हो रही है, या कोई इनसिक्योरिटी है आपस में? क्योंकि जब शो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उसमें सारे एक्टर्स ही अपने में सीनियर हैं। हाँ जी, तो हाँ हर जी। सीनियर एक्टर का अपना एक ईगो होता है कि 16-17 साल से वो शो चले आ रहा है। हाँ, तो नहीं, मेरे सामने देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। ओके, लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे एक्टरों ने वो शो बहुत जल्दी छोड़े हैं, 1 महीने बाद एक एक्टर छोड़ के जा रहा है, 15 दिन में 2 एक्टर छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारे एक्टरों ने लगातार शो छोड़े हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो 17-18 साल की जो इनकी जर्नी है, ये एक डाउनफॉल शुरू हो गया उनका? क्योंकि जब लगातार इतने बड़े बड़े लोग, जिसको मतलब देखने की हमें आदत हो चुकी है कि यार ये एक्टर हैं, कितनी खुशी होती है इन्हें देखकर जब वो परफॉर्म करते हैं, वो एक्टर्स जब शोज छोड़ कर जाते हैं तो वो हमें जो आदत होती है उन्हें देखने की, वो हट जाती है कि चलो यार ये नहीं है तो अब हम शो नहीं देखेंगे। आपको नहीं लगता कि शो का डाउनफॉल इससे शुरू हो जाता है? देखो, मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये शो इतना ज़्यादा पुराना है, उनके एक्टर्स भी बोर हो गए होंगे सेम कैरेक्टर प्ले कर करके। क्योंकि बीइंग एन एक्टर, अब मुझे कोई बोले कि आप हर दिन सेम ही चीज़ें करो, तो वो तो इट्स लाइक अ जॉब। कि आप 9 बजे जा रहे हो, रात को 9 बजे घर आ रहे हो, हार्डली आपको आपके लिए पर्सनल टाइम आपके पास में है ही नहीं, आपको दूसरा कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अभी मुझे जस्ट याद आया, जब हमारा सीन जब चल रहा था, तो मेरे सीन थे तप्पू सेना के साथ में, तो उसमें जो सोनू थी, अब तो शायद सोनू चेंज हो गई है, हाँ। तो उसने मुझे बोला था, मुझे याद है, मैंने उसको पूछा था कि तुम्हें कितने साल हो गए, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी शायद उसको 1.5-2 साल ही हुए थे, उसके पहले कोई और सोनू थी। तो उसने मुझे बोला था कि मैं शायद ये शो अभी छोड़ दूंगी 2-3 महीने में, क्योंकि मुझे अब दूसरे अपॉर्चुनिटीज देखना है, मेरे को वेब में ट्राई करना है, क्योंकि बहुत रिपीटेडली चल रहा है, तो मैं भी अब बोर हो गई हूँ उस कैरेक्टर से, तो मुझे कुछ नया ट्राई करना है। कुछ टाइम पहले मैंने एक्चुअली देखा कि मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रहे होगी, कौन घर आते लक्ष्मी को कौन ठुकराएगा अगर किसी को काम मिल रहा है तो। बट उसने एक्चुअली छोड़ दिया। आई डोंट नो उसने खुद छोड़ा या कुछ और रीजन था, काफी सारी चीजें उन्होंने भी बोली, पता नहीं है। बट अभी मैंने देखा कि शायद वो कोई वेब सीरीज कर रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे रैंडम एक्सप्लोर में मैंने देखा था। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक्चुअली आपने जो बोला कि बहुत सारे एक्टर्स छोड़ रहे हैं, तो शायद ये भी रीज़न होगा ना कि
वो खुद भी बोर हो गए होंगे यार कि हमें अब कुछ और एक्सप्लोर करना है, हमें फिल्म्स में जाना है या वेब में जाना है या कुछ और कैरेक्टर करना है। और कंट्रोवर्सीज भी चल ही रही है जो मैंने भी सुना है, तो कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, तभी इतने सारे एक्टर्स बोलते हैं, वरना हर कोई एक्टर तो कोई अगर एक बोलता तो समझ में लगता आता कि हाँ भाई चलो ये बस सिर्फ फेम के लिए बोल रहा है, बट अगर सभी बोल रहे हैं सेम चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो इसलिए आई कांट कमेंट ऑन दैट। ओके, आपकी जो अगली सीरीज आने वाली है मिशन ग्रे हाउस, फिल्म है, फिल्म है, सीरीज नहीं है ये, फिल्म है। हाँ जी। ओके, तो ये क्या है फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या स्पेशलिटी है इस फिल्म की, कितना एक्साइटिंग लोगों के लिए होने वाला है? तो ये है एक सस्पेंस और थ्रिलर मूवी। सस्पेंस थ्रिलर, हाँ जी, सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड है ये, एंड आई एम प्लेइंग एन इंस्पेक्टर का कैरेक्टर। और मैं और जो फिल्म के हीरो जो है हम साथ में जाते हैं एक मिशन सॉल्व करने के लिए। ग्रे हाउस करके एक जगह है जहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं, तो हमें उस मिशन पे भेजा जाता है कि हमें ये पता लगाना है कि किलर कौन है। ओके, तो पूरी स्टोरी उसी पे बेस्ड है, बट इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी तो फिर उसका सस्पेंस बाहर हो जाएगा। ओके, तो इंस्पेक्टर प्ले कर रही हैं? हाँ जी। मेंटली फिजिकली दोनों प्रिपेयर होना पड़ता है हमें उस तरीके के किरदार के लिए। फिजिकली फिट होना, फिट तो आप बहुत ज़्यादा हैं, मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर किया उस कैरेक्टर के लिए? क्योंकि एक जिम्मेदारी भी होती है कि अगर आप कभी कभी अनजाने में गलतियां हो जाती है, बड़े बड़े मेकर से भी, आदिपुरुष जैसे मेकर से भी गलतियां हो जाती हैं, उनको लगता है हमने बहुत ग्रेट फिल्म बनाई है, बाद में ऑडियंस उसे कुछ अलग नज़रिए से देखने लगती है। तो आपको एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है पुलिस वाले का जो किरदार है आप जो निभा रही हैं। जब मैं शूट करती थी ना, मैं बार बार ध्यान देती थी कि वो स्टार कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, कहीं मेरा नेम प्लेट उल्टा तो नहीं हो गया, कि कहीं वो मेरे पे बैकफायर ना हो जाए कि अरे ये कैसा इंस्पेक्टर का कैरेक्टर, तुम उसकी वर्दी की इज्जत ही नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती थी। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में ना अपने मेकअप दादा और हेयर ड्रेस दादा को बोलती थी कि आप देखते रहना कि कहीं ये सब नेम प्लेट या स्टार उल्टा तो नहीं हो गया है। तो उस चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती थी। अपने शू लेसेस खुल तो नहीं गए हैं, सॉक्स ऐसे बेंड तो, मतलब कुछ भी कपड़े, नॉर्मल कपड़े आपके कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर पुलिस की वर्दी अगर आपकी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है ना तो बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। ओके, तो हाँ, इन चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती थी। तो मेंटली तो देखो, मुझे शायद हमेशा, मेरे को बहुत टाइम से था कि मुझे इंस्पेक्टर कैरेक्टर करना है। जब मैंने चौटाला, सोनी सब पे एक आता था ना चौटाला, हाँ, चौटाला से कैरेक्टर नाम है ऐसा कुछ उनका, FIR, तो काफी सारे कैरेक्टर्स उसमें बहुत फेमस। तो वो जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ना मुझे लगता है कि शायद मुझे इंस्पेक्टर ही कैरेक्टर मिलेगा, क्योंकि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारे सीरियल के ऑडिशन दिए हैं। वो फेस भी आपका हाँ, मतलब इंस्पेक्टर टाइप हो सकता है। एक दो सीरियल में तो मुझे इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी हाइट हीरो से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली टीवी एक्टर्स में लड़कियां बहुत कम हाइट की होती है, 5'2", 5'3", उनको मतलब अगर उनको हाइटेड लड़की चाहिए तो 5'6", एंड आई एम 5'9.5". तो वो तो पहले मैं एक बार मॉक शूट के लिए भी गई थी, तो डायरेक्टर वाज लाइक कैमरा ऊपर करो, मतलब कैमरे के नीचे में वो लगाओ, पाटला लगाओ, हीरो को पाटला दो। तो वो वैसे होते थे टीवी में। तो फिर मुझे था कि यार मुझे तो शायद इंस्पेक्टर का कैरेक्टर, मुझे कुछ मार धाड़ वाला, एक्शन वाला ना, मुझे कुछ वैसा कुछ करने का था एकदम। तो वही शायद वापस मैनिफेस्टेशन काम आ गई एंड वापस ये इंस्पेक्टर वाला कैरेक्टर मुझे क्या बात है। आप कुछ मेरे लिए सोचिए आप कुछ बोलो मेरे लिए, कुछ भी आप जो आपको ऐसा लगे। देखो, मैं आपको पर्सनली तो आज मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता है कि आपके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा सोचो। 2025 में आप बहुत सारे पैसे कमाओ और बहुत ट्रैवल करो। अरे वाह, क्या बात है, यही चीज तो चाहिए, है ना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे हिंदुस्तान में रियलिटी शोज भी हैं, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा, और कई बहुत सारे रियलिटी शोज हैं। आपको मौका मिलता है तो इनमें से कौन से रियलिटी शो का पार्ट बनना पसंद करोगे? खतरों के खिलाड़ी, नॉट बिग बॉस। Why? मतलब मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती हूँ, मतलब मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं देखूंगी, बट 2 एपिसोड के बाद और मेरे में पेशेंस नहीं होता है। तो हो सकता है कभी मेरे कोई बहुत ही क्लोज खास दोस्त जाए तो मैं देखूं, बट मुझे लगता है कि शायद यार बिग बॉस में मुझे लगता है कि शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँ। क्यों? आई एम वेरी इमोशनल, मेरे से वो लड़ाई वड़ाई ज्यादा होती नहीं है, और फेक पना तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ना, तो बहुत सारे लोग फेक जैसे करते हैं। मेरे साथ क्या है, अगर हम कहीं ग्रुप में भी हैं, अगर बहुत ज्यादा लोग गॉसिप भी कर रहे हैं, तो मैं अपना फोन लेके बैठ जाती हूँ अपना एडिटिंग करने। ये मुझे लगता है कि यार वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं उनसे बात करते करते मैं अपना
हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, तो मैं वैसे गॉसिप करती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ सिर्फ गॉसिप में मेरे को टाइम वेस्ट लगता है। तो वैसे ही अगर किसी से लड़ाई भी होती है तो मैं उससे ऐसे रूड टोन में या मैं नहीं बोलती हूँ, मैं अपना शांत होके दूसरे वे में चले जाती हूँ कि हाँ ठीक है, जब मैं काम हो जाऊंगी तब किसी से बात करूँगी। और जब मैं बिग बॉस में देखती हूँ कि भाई वहाँ पे अगर आपने रूडली बात नहीं किया, अगर आपने अपना पॉइंट स्ट्रांगली नहीं रखा, तो लोग आपको कच्चा खा जाएंगे। हाँ वो है, तो वो तो मुझे है। वही लगता है कि अगर मैं जाऊंगी और अगर मैं ऐसे अपना चुप चुप रहूंगी तो लोग मुझे चढ़ के खा ना जाए कच्चा। तो इसीलिए मेरे को बिग बॉस के लिए वो हिम्मत नहीं आ रही है। बाकी पता नहीं, हो सकता है 2-3 साल बाद मैं भी एकदम वैसी हो जाऊं, एकदम बॉस टाइप की, तो शायद हाँ। Okay. Apart from this, any upcoming projects that you would like to share with us? अभी फिलहाल तो ये फिल्म है जो कि 17 जनवरी को रिलीज हो रही है, और उसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज अभी शूट किया है, लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ है, एंड इट्स इन Netflix पोस्ट पर आने वाली प्रोडक्शन। नो इट्स नॉट ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स ऑन Amazon। Okay. और बाकी इट्स बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक वो अनाउंस नहीं करेंगे तब तक हम अनाउंस नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग थैंक टू यू। अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें हमने की। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।